शीट निकालिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में ए बी सेक्शन सी था अपने पास। चलिए एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी में आ जाइए। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी। बताइए इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी में 3 सवाल है, C1 C2 C3। C3 तो आसान है, कोई उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना। मान लीजिए आपको ये निकालना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो CT का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस बी इनवर्स इंटू A माइनस बी का ट्रांसपोज, A प्लस बी इंटू A प्लस बी का इनवर्स इंटू A माइनस बी। तो आपको बस ट्रांसपोज और इनवर्स की प्रॉपर्टी लगानी, बाकी कुछ नहीं करना। तो आप अगर यहाँ पे ट्रांसपोज लाएंगे तो A प्लस बी, A माइनस बी का ट्रांसपोज और A प्लस बी इनवर्स का ट्रांसपोज। ये A प्लस बी हो ही गया आपका। ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी का इनवर्स और A माइनस। ये आपका I बन जाएगा। अच्छा, ये ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, इसमें भी ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, इनवर्स बाहर चला जाएगा, ये I हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। अब A सिमेट्रिक दे रखा है और B स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है। A सिमेट्रिक दे रखा है और B स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है। ये दोनों वापस मिलके I हो जाएंगे। राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये आपका सवाल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन सी। इसमें बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन सी में कुछ हो तो। C4 C4 तो अपन ने क्लास में कराया बेटा। C4 यही तो है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। इसमें क्या पूछ रहे हो बताओ। तो डेल्टा बराबर डी स्क्वायर, सही है, यही तो है, डेल्टा बराबर डी स्क्वायर। अब D अगर 27 है तो D 27 है, तो ये 3 की पावर 6 हो गया इसको आप, तो 3 की पावर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 का क्यूब भी लिख सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो और क्या, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, सीधा सा सवाल था 2 लाइन का, वही तो लिखा हुआ है। ये चलो पार्ट थर्ड में आ जाओ, सेक्शन सी में। पार्ट थर्ड सेक्शन सी। पार्ट 3 में भी C4 पूछना है। पार्ट 3 इसमें तो कुछ भी नहीं करना बेटा, ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा आपको। A माइनस A ट्रांसपोज प्लस I इंटू हाफ, ये मैट्रिक्स निकाल के इसका इनवर्स निकालना है और फिर कंपेयर करना है, उससे लेमडा आएगा। इसमें कुछ रिजल्ट कुछ भी नहीं लग रहा,
आप ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस आई वाला मैट्रिक्स निकालो, उसका इनवर्स निकालो और कंपेयर कर दो, उससे लेमडा आएगा। चलो, या फिर आपको सिर्फ लेमडा ही निकालना है ना, तो आप ऐसा करना कि मैट्रिक्स का इनवर्स मत निकालना बेटा, डिटर्मिनेंट ले लेना दोनों तरफ, उससे भी काम हो जाएगा। भाई जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स निकाल लोगे तो उसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेना सीधे सीधे, क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, तो उससे भी हो जाएगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। उससे भी चाहो तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेके भी कर सकते हो, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही अननोन है ना। अगर एक से ज्यादा अननोन होते तो मैं इनवर्स निकाल के कंपेयर करता, बट अननोन एक ही है तो फिर इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन ने सेक्शन सीख लिया। 2 पार्ट फर्स्ट में अपन 14 तक कर चुके हैं आई थिंक। 2 पार्ट सेकंड में भी अपन शायद 5 तक कर चुके हैं। टू पार्ट थर्ड में करना था अपने को। टू पार्ट थर्ड में बोलो ना बेटा, टू पार्ट थर्ड में बोलना है। फर्स्ट और सेकंड में का तो जो होमवर्क अपने दिया था वो डिस्कस हो गया था, टू पार्ट थर्ड में बोलना है। टू पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 तो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। पार्ट थर्ड का पहला सवाल तो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। उसके बाद बोलो क्या पूछना है। 2 और 3 पूछना है। चलिए 2 और 3 में आते हैं। ठीक है, 2 और 3 की बात करते हैं। चलो पार्ट सेकंड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या है, कम्यूटेटिव विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये कम्यूटेटिव डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 कम्यूटेटिव विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो देखो कम्यूटेटिव कब होगा डायगोनल मैट्रिक्स, जब वो स्केलर होगा, है ना। अगर आप कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव हो, तो वो एक ही ऑप्शन है बेटा, जब वो क्या हो, स्केलर हो। वो क्या हो, स्केलर। और अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो फिर तो हो ही जाएगा आपका। ट्रेस ऑफ 10 दे रखी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है आपको, तो ये तो हो जाएगा। अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है
तो इसका मतलब तीनों सेम होंगे। तो ट्रेस ऑफ ए 10 दे रखा है, तो ए बराबर 10/3 आ जाएगा, स्मॉल ए बराबर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, ए क्यूब, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अगर डायगोनल को कम्यूटेटिव बनाना है तो फिर उसको क्या होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, स्केलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इंटीजर एंट्रीज, ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स है A00 0B0 0 0 C। डिटर्मिनेंट ऑफ A20 दे रखा है 120, तो इसका मतलब ABC 120 हो गया। अब ये उससे होगा बेटा, किससे होगा, किससे होगा, वो याद है, नंबर ऑफ डिवाइजर, उसको डिवाइड करना है अपने को। हाँ, PNC से होगा, बिल्कुल PNC से होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर करो 120 के, प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करो इसके। तो इसके 120, इसके इंटीजर सॉल्यूशन निकालने तुम्हें, इंटीजर सॉल्यूशन PNC का यूज। तो PNC में इस तरह के सवाल अपन कर सकते हैं। आपको पहले वो देखना पड़ेगा, इससे नंबर ऑफ डिवाइजर्स से इसके पॉजिटिव सॉल्यूशन आएंगे। क्या होगा बताओ, 2 की पावर कितना आ रहा है, 3 की पावर कितना आ रहा है, 5 की पावर कितना आ रहा है, 4 और 3, 2 की पावर 3, 1 1, करेक्ट है, ये आ रहा है। तो एबीसी के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो उससे निकालते हैं ना, पॉजिटिव। 3 को 3 लोगों में बांटना है, 3 + 3 - 1 सी 3 - 1, 1 + 3 - 1 सी 3 - 1, 1 + 3 - 1 सी 3 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5C2, 5C2, 5C2 और 5C2, 1000। लेकिन ये पॉजिटिव आया है बेटा। अब इसमें टोटल 4 केस बन जाएंगे, तीनों में से एक नेगेटिव भी हो सकता है। 3C2 होगा, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। ये कितना हो गया, 1 से 1 कट गया, 3C2 और 3C2, तो ये 3 और 3 90 हो जाएगा। अब लेकिन देखो, आप ऐसे समझो, ये तब भी पॉसिबल है जब इन तीन में से दो नेगेटिव हो जाए। भाई तीनों पॉजिटिव है तब भी 120 आएगा, ए और बी नेगेटिव हो जाएगा तब भी 120 आएगा, बी और सी नेगेटिव हो जाएगा तब भी 120 आएगा, और ए और सी नेगेटिव हो जाएगा तब भी 120 आएगा। तो टोटल सॉल्यूशन के लिए आपको 4 × 90 करना पड़ेगा। टोटल 4 केस बन गए ना बेटा, तो 360 आंसर आएगा। 4 केस कौन कौन से बने, चार, तीनों पॉजिटिव और कोई से भी दो नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, बी सी नेगेटिव, सी ए नेगेटिव। तो ये 4 केस बने, इसलिए ये आया 4 केस, समझ रहे हो भाई। तीनों पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ये 4 केस बनेंगे, इसने इंटू 4 कर दिया, 9 360 आंसर। ये दूसरा वाला। चलो इसके बाद अगला बोलो। बाकी तो आ जाए तो ठीक है ना, फिर मुझे बोलना, मैं बता दूँ। वॉइस तो लो नहीं आनी चाहिए, वॉइस तो पूरी आनी चाहिए बेटा, ब्लूटूथ भी लगा हुआ है, कनेक्टेड है। चलो होमवर्क कहाँ तक दिया था भाई, जल्दी बोलो। 11 तक दिया था। वॉइस लो आ रही है मेरी। चलो एक बार ब्लूटूथ चेक कर लेते हैं, सही से लगा कि नहीं लगा, बंद करके चालू कर लेते हैं।
अब आ रही है क्या आवाज? अब क्लियर है आवाज? यस और नो में बोलना बेटा। अब क्लियर आ रही नहीं आ रही? या अभी भी दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है चलो। हाँ, और पूछो क्या पूछना है इसमें जल्दी से। अब क्या पूछना है इसमें और बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में तो एचपी की आपको दो टर्म दे रखी है, बाकी टर्म निकालनी है, तो ये आप कर सकते हो। एचपी का रेसिप्रोकल एपी होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एपी की फोर्थ टर्म पता है और फिफ्थ टर्म पता है। अगर एपी की फोर्थ और फिफ्थ टर्म पता है तो मैं ए और डी निकाल सकता हूँ। ये तो पांचवा उससे हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ये वही वाला सवाल है बेटा। समेशन लगा हुआ है एन पे, तो समेशन को अंदर ले जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। समेशन एन पे लगा हुआ है तो समेशन को अंदर ले जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। ये वही वाला सवाल है 11 जो पूछा जा रहा है कि समेशन को अंदर ले जाएंगे किसमें? फर्स्ट कॉलम में। और समेशन फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, ये समेशन एन स्क्वायर और समेशन एन क्यूब। अब समेशन एन का मतलब एन, एन प्लस वन अपॉन टू, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, वन टू एन प्लस वन डी एन स्क्वायर, फाइव टू एन प्लस वन डी एन। तो अब मेरे ख्याल से हो जाएगा। पहले कॉलम में से आप ये कॉमन ले लेना, एन एन प्लस वन बाई टू। ये तो पहले कॉलम में से कॉमन ले लेना। क्या ले लेना? एन एन प्लस वन बाई टू। और इस रो में से, सेकेंड रो में से भी कॉमन आ जाएगा। कितना बेटा? टू एन प्लस टू एन प्लस वन। सेकेंड रो में से कॉमन ले लेना, एन एन प्लस वन बाई टू इसमें से कॉमन ले लेना। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट डिटरमिनेंट बनेगा जिसको सिंप्लीफाई करेगा। और कुछ तो नहीं है? जल्दी से बोलो, नहीं तो फिर क्लास नोट्स पे आगे बढ़ेंगे। और कुछ हो तो बोलो बेटा, नहीं क्लास नोट्स पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ये उससे होगा बेटा, ये तो क्लास नोट्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 तो क्लास नोट्स का सवाल है, वो वाला रो से एबीसी आएंगे, कॉलम में जाएंगे। ये क्लास नोट्स में करा दिया बेटा, 8 आंसर है इसका। क्लास नोट्स में करवा दिया मुझे 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास नोट्स में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का अपन ने क्लास नोट्स में कर लिया है ना? एक बार उसको देखें। बच्चे तो बेटा नींद में ही है। एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 तो कर चुका ना बोर्ड पे। अरे बार बार बंद क्यों हो रही है मीटिंग यार? मुझे नहीं पता बेटा क्या हो रहा है बार बार। ये अपने आप ही हो जा रही है एंड अपने आप ही। मैं तो शुरू कर रहा हूँ बस, बार बार ये मैं जरूर कर रहा हूँ। एंड ये ऑटोमेटिकली हो रही है। है ना? यार, तो फिर निकालो क्लास नोट्स। हाँ हाँ मुझे पता है, बाकी सब क्लास में नहीं होता, मेरी क्लास में होता है।
क्लास नोट्स पे आ जाओ, कहाँ तक पहुँच गए थे, क्या हमें पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो अपन ने पूरा किया था वो था एडजॉइंट और इनवर्स। लास्ट कॉन्सेप्ट जो अपन ने पूरा किया था वो था बेटा एडजॉइंट एंड इनवर्स। हाँ, 5-6 क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे वो मैंने आपको करवा दिए थे सारे। अब आगे पढ़ेंगे बेटा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसको पढ़ेंगे थोड़ा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। बोर्ड में नहीं है बेटा, ये नोट इन बोर्ड। इसका ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका बोर्ड में इस्तेमाल नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट सीबीएसई आरबीएसई किसी के सिलेबस में नहीं है, तो इसका बोर्ड में इस्तेमाल नहीं करना है। ये प्योरली किस में इस्तेमाल होगा, मेन से। तो इसमें लिखते हैं एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स कैपिटल ए, एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स, एनी नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स, any non-zero vector capital X is said to be characteristic vector, is said to be characteristic vector of matrix A, characteristic vector of matrix A if there exists a number lambda, if there exists a number lambda, if there exists a number lambda such that ax equals to lambda x, there exists a number lambda such that ax equals to lambda x, where lambda is called characteristic root of matrix A, lambda is called characteristic root of matrix A, characteristic root of matrix A, characteristic root of matrix A corresponding to vector x. मैं क्या लिख रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। ये उसको डिफाइन करने की एक कहानी बनाई गई। ये इसको डिफाइन करने के लिए एक कहानी बनाई, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना। हमारे लिए इसलिए काम में है क्योंकि इससे हमारी कुछ चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए। जनरली हम डायरेक्ट ये लिखाते हैं, ये तो मैंने इसके पीछे का बैकग्राउंड तुम्हें लिखा दिया है ताकि तुम्हें थोड़ी सी मतलब ऐसा लगे कि हाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा पढ़ रहे हैं। वैसे जनरली हम सीधे ये भी लिखवा देते हैं कई बार कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। आप डायरेक्ट ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं, हम डायरेक्ट ये भी डिफाइन करा सकते हैं कई बार कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। इससे भी हालांकि ये जो डेफिनेशन बनी उसका डेवलपमेंट एक थ्योरी दी गई, जिस थ्योरी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स है, इसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोला गया मैट्रिक्स ए का। कब? जब एक ऐसा नंबर लेमडा मिल जाए जिसके लिए एक्स बराबर किसके हो जाए, लेमडा एक्स। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म को लाया गया है कि भाई जैसे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को आई इंटू एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि आई एक्स इंटू आई होता है। आई को एक्स से करेंगे तो भी एक्स ही है। अब इन दोनों में से ए माइनस लेमडा एक्स को बाहर ले लिया। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है जिसमें से एक नॉन जीरो है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है जिसमें से एक नॉन जीरो है। तो इसके डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो। कल परसों भी ऐसा एक सवाल किया था हमने, तो इसके डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ेगा। तो हम बेसिकली यही याद रखते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू कितना होता है। हमें डायरेक्ट यही याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू। अब आप इसको लिख के डन करें फिर थोड़ा सा और आगे मैं इसको समझाऊंगा। बोर्ड में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंने ऊपर लिख दिया है नॉट इन बोर्ड, बोर्ड में इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए माइनस ए बी सी। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए बी सी, है ना। ए माइनस लेमडा आई को आप डायरेक्ट डिफ करो। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई का मतलब होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस लेमडा करना है। जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस लेमडा करना है। या आप डायरेक्ट लिखें, कैसे लिखें कि जो डायगोनल एलिमेंट है भाई आई है ना, लेमडा आई। तो लेमडा आई का मतलब क्या हुआ कि आप जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या कर दे, माइनस है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो डिटरमिनेंट में इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या लिख देंगे, माइनस। अब इसको सोल्व कर लें, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। जो सॉल्यूशन आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस लेमडा बी माइनस लेमडा माइनस बी सी बराबर जीरो। और अच्छे से लिखूं तो लेमडा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू लेमडा प्लस ए डी माइनस बी। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसमें कई सारी चीजें देखने को हमें मिलती है ना। इसमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक लिखो। अब इसके बाद कुछ पॉइंट लिखेंगे स्टार बना के, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे स्टार बना। ये लिखो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी इस मैट्रिक्स की। अब इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें हमें देखने को मिलती हैं।
यार साउंड मेरे हिसाब से तो सही आना चाहिए। आप लोग कह रहे हो साउंड सही आ नहीं रहा है, कुछ लोग ब्लूटूथ भी कनेक्टेड बता रहा है यार। बैकग्राउंड में आवाज कहाँ से आएगी? अब कभी कभी साउंड यार वैसे तो बढ़िया। अच्छा अब देखते हैं, अभी थोड़ा कुछ साउंड चेंज। अब ठीक है आवाज? अब कैसा है साउंड? अब ठीक है? ठीक है, चलिए ये लिख लिया, इसके बाद स्टार बना के लिखिए बेटा। अब देखिए ये जो लैम्डा में आई, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना? तो पहला स्टार बना के लिखे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। और लैम्डा की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है। तो पहला स्टार बना के लिखिए, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पहला स्टार बना के लिखना है बेटा। सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन represent, sum of roots of characteristic equation represent trace of matrix A, represent trace of matrix A. Sum of roots of characteristic equation represent trace of matrix A. यहाँ देख रहे हो तुम, इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस क्या होगी बेटा? ए प्लस बी होगी, यस और नो? इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस क्या होगी? ए प्लस बी होगी, यस और नो? और यहाँ पे सम ऑफ रूट भी कितना आ रहा है? ए प्लस डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो आप एक रिजल्ट ये लगा सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट होता है वो उस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस होती है, उस मैट्रिक्स की ट्रेस होती है। एक और स्टार बना के लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ बिल्कुल, सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन represent determinant of A. Product of roots of characteristic equation represent determinant of A. Product of roots of characteristic equation represent determinant of A. अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या है? AD माइनस BC, यहाँ पे भी क्या है? AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है बेटा, उसका सम ऑफ रूट ऑफ ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसको रिप्रेजेंट करता है? डिटर्मिनेंट। दोनों पॉइंट लिख लिए बेटा, दोनों पॉइंट लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfying its characteristic equation. Every square matrix satisfying its characteristic equation. Every square matrix satisfying its characteristic equation. तो जैसे ये ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसा भी ये लैम्डा में पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आप इसको ए पुट करके मैट्रिक्स इक्वेशन भी बना सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप इस लैम्डा की जगह ए भी डाल सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये भी बेटा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
इस लैम्डा की जगह आप ए डाल सकते हैं। इस चीज को आप दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो आप इसको प्रूव कर लीजिए, भाई यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दीजिए। जब मैं बोर्ड की तरफ हो जाता हूँ तो वॉइस कम हो जाती है, इसका मतलब है कि ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, और ये ब्लूटूथ कनेक्टेड बता रहा है। अच्छा, अब हो जाएगा सही। अब मेरे ख्याल से सही आएगी वॉइस। अब सही आएगी। अब मैं इधर उधर कहीं भी घूमूंगा ना, अब आवाज सही रहेगी, देख लेना। हाँ, अब मेरी बात को समझो, मैं ये जो यहाँ पे समझा रहा हूँ। हाँ, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। अच्छा, इसको प्रूव करने के दो तरीके से हम इसको ऑब्जर्व कर, बहुत छोटी सी बात है, दो तरीके से समझो। ये जो सारी डेफिनेशन आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, वो इसी से तो आई ना। जो सारी डेफिनेशन आई वो किससे आई? इसी से आई। यस और नो बोलो एक बार। ये जो सारी इक्वेशन आई वो किससे आई? इसी से आई। तो अगर ये लेमडा की जगह मैट्रिक्स है तो ये ट्रू ही तो रहेगा। इस लेमडा की जगह मैट्रिक्स है तो ये ट्रू ही तो रहेगा, फॉल्स थोड़ी ना होने वाला है। इस लेमडा की जगह मैट्रिक्स होगा तो ये ट्रू ही तो रहेगा, एक्स बराबर एक, फॉल्स थोड़ी ना होने वाला है। और नहीं तो फिर आप यहां से समझ लीजिए। आप यहां से समझ लीजिए, कैसे समझ लीजिए? कि भाई आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे आई लिख दीजिए, ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। मैट्रिक्स ए, ए, ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एंड पी इनवर्स ए पी, matrix A transpose and P inverse AP have same characteristic equation। हम ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स A ट्रांसपोज और P इनवर्स AP, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है। क्या मैं बोल रहा हूँ बेटा? कि P इनवर्स AP, इसकी ए ट्रांसपोज और P इनवर्स AP, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है। सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा, कैसे बता सकते हैं कि भाई इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है? इसको समझो, इसको प्रूफ को समझो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई क्या है? यह है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। समझना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा ई बराबर 0, ये क्या होगी बेटा? ये होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पी इनवर्स ए पी। यस और नो बोलना एक बार। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? भाई ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए की, तो पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा ई बराबर 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी पी इनवर्स ए पी की। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा जादू मैं करने वाला हूँ। ऐसा जादू मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। ये पी इनवर्स ए पी है बेटा। इस आई की जगह मैं पी इनवर्स पी लिख दूं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो। इस आई की जगह पी इनवर्स पी लिख सकता हूँ बेटा। पी इनवर्स पी क्या होता है? आई होता है। ठीक है बेटा।
अब समझो मेरी बात को, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस लैम्डा को बीच में ला सकता हूँ। भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसके साथ भी रह सकता है, इसके साथ भी रह सकता है, यस और नो। भाई कांस्टेंट मैट्रिक्स तो आगे पीछे नहीं हो सकते, लेकिन कांस्टेंट तो आगे पीछे हो सकता है, कांस्टेंट तो आगे पीछे हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, यस और नो बोलना बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो बोले। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी लिख सकता हूँ। तीनों पे डिटर्मिनेंट अलग अलग लगा दिया बेटा, यस और नो, बस। ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पी इनवर्स ए पी आ गया। अच्छा, एक बच्चा बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर आप ये क्यों कर रहे हो, ये पी इनवर्स और पी तो वैसे आई हो जाएगा, तो पी इनवर्स पी आई हो जाएगा तो ए ही बचेगा, तो ये सब क्यों करा इतनी देर में। सवाल तो बढ़िया है बेटा, लेकिन बात यह है कि इस एपी को मैं पीए नहीं लिख सकता। भाई इस एपी को पीए लिख देता तब तो बात हो जाती, पी इनवर्स पी कितना हो जाता आई, लेकिन एपी को पीए नहीं लिख सकता ना, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता। कांस्टेंट तो आगे पीछे आ जा सकता है, मैट्रिक्स आगे पीछे नहीं हो सकते जब तक उनके कम्यूटेटिव होने के बारे में जानकारी ना हो, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लीजिए, इसको लिख के कंप्लीट कीजिए। हो गया बेटा, हो गया हो तो डन बोले बेटा, पूरा रफ करके अगला रिजल्ट लिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट लिखिए बेटा, 5th नंबर की प्रॉपर्टी पे आइए। 5th नंबर की प्रॉपर्टी यही है ना, पहली तो लिखी थी अपन ने ट्रेस वाली, दूसरी लिखी थी डिटर्मिनेंट वाली, तीसरी लिखी थी कि मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करता है, चौथी हमने लिखी थी कि ए ट्रांसपोज और पी इनवर्स एपी के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है। और अब हम पांचवी लिखने जा रहे हैं बेटा,
if lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n are characteristic roots of are characteristic roots of are characteristic roots of non-singular matrix A, non-singular matrix A, then कुछ रिजल्ट हम लिख रहे हैं बेटा, then characteristic roots of A square are lambda 1 square, lambda 2 square से लेकर lambda n square. Characteristic roots of A inverse are 1 by lambda 1, 1 by lambda 2 up to 1 by lambda 1. And characteristic roots of adjoint of A are characteristic roots of adjoint of A are determinant of A upon lambda 1, एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि आपको अगर A के लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट पता हो, मैट्रिक्स A के लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट पता हो, तो A स्क्वायर निकाल के कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट का स्क्वायर हो जाता है. A इनवर्स का क्यूब के निकालने होंगे तो क्यूब हो जाएगा, इनवर्स के निकालने हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और एडजॉइंट ऑफ A के निकालने हैं तो डिटर्मिनेंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A उसके बराबर होता है ना बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स. यस और नो? एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स. हाँ या ना बोलना एक बार. एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स. तो ये A इनवर्स के हैं, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दिया. ये A इनवर्स के हैं, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई. तो और इन सबका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में इसका कतई इस्तेमाल नहीं करना है. हाँ, मेंस एडवांस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस एडवांस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं कुछ एग्जांपल लेके इसको क्लियर करता हूँ. और जैसे एक सवाल थोड़े दिन पहले मैंने आपसे करवाया था, एक सवाल मैंने आपसे थोड़े दिन पहले करवाया था कि एक वस्तु है 1 2 3 4, देन प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस 5A माइनस 2i बराबर 3. याद है सवाल? और इसको अपन ने मेथड फर्स्ट से किया था, एक वहां पे अपन पहले कर चुके कि लेफ्ट हैंड साइड ली थी मैंने A स्क्वायर माइनस 5A माइनस 2i, फिर दिस का स्क्वायर किया था, फिर 5 इंटू दिस किया था, माइनस 2 इंटू आई किया था, और फिर इसको जब सोल्व किया था तो ये 0 0 0 0 बन गया. समझ रहे हो? ये सवाल हमने किया था. और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, है ना. अब क्या होगा कि एनसीईआरटी में तो आपको ये मेथड करना है, ऐसे ही करना होगा, चाहे 2 डिग्री का हो चाहे 3 डिग्री का हो, एनसीईआरटी में तो ये मेथड. लेकिन आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी इस तरह के सवालों को कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. तो लेकिन आप यहाँ पे एडवांस और मेंस में इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे इस तरह का कोई इक्वेशन आपको दी हुई हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो बेटा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालोगे? वही डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा 0 करोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 2
3 4 माइनस 1। और जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करोगे बेटा, ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपका, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2। और आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप लैम्डा की जगह वापस ए डाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर। तो वो जो जैसे 3x3 के लंबे लंबे सवाल होंगे ना, वो आप इससे आसान बना सकते हो, लेकिन बोर्ड में तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ आपके पास अल्टरनेट होगा कि जब बेस एडवांस में इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, तो आप एक ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से वो आ जाए, बट उससे मिलता जुलता एक रिजल्ट भी आ सकता है जिसका हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखो और यस और नो बोलो। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ ए है बेटा 1 1 1 2 minus 1 1 1 minus 2 3 is a root of equation x cube minus 3x square minus 2x plus k is a root of equation x cube minus 3x square minus 2x plus k equals to 0. Then find value of k. Then find value of, फिर और लगा के लिखो। मैं इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, if a equals to this, then prove that if a equals to है 1 1 1 2 minus 1 1 1 minus 2 3, then prove that तो हमें प्रूव क्या करना है बेटा, सवाल एक ही होगा और इसको हर बार थोड़ा बहुत चेंज करके पूछेंगे बेटा, है ना। इसको हर बार थोड़ा सा चेंज करके पूछेंगे। a क्यूब प्लस 9i इक्वल टू a 3a प्लस 2i। मान लीजिए ये पूछ लिया, एक ही सवाल है, एक ही थॉट है, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें निकालनी है ना। अब जैसे ऊपर वाला सवाल पूछा है तो तुम डायरेक्ट समझ गए कि यार अपन ने ये कहीं ना कहीं इसका रूट है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो के क्या होगा, डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, डिटर्मिनेंट। के की वैल्यू निकाल लो, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या आप अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो सारा कुछ ही आ जाएगा, ये और ये दोनों आ जाएंगे। बट अगर ऊपर वाला सवाल है तो फिर पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी से पता है कि के क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस प्लस माइनस, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस के, इट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज माइनस के। यस और नो, यस और नो। तो अगर ये सवाल करना है तो आप सीधे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे तो आपको के ए पी सब मिल जाएगा। चलो करने की कोशिश करो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सीधे लिखना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक बार फिर समझाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीधे लिखनी होती है, a माइनस लैम्डा बराबर 0, मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा करना है और कुछ नहीं सोचना। 1 माइनस लैम्डा 1 1, 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा। बस आपको डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा कर देना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है।
सोल्व करके कंप्लीट करो सवाल को, सोल्व करके कंप्लीट करो सवाल को। हाँ आ गया बेटा। नहीं नहीं, आप इसको सोल्व करें, देखिए ध्यान से। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे, 1 - लैम्डा आ गया, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, -1 - लैम्डा आ गया, -3 - लैम्डा आ गया, फिर -1 लेंगे, एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा डिटरमिनेंट को, सीधे सीधे कुछ नहीं सोच रहे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपकी। अब आप इसको ये लिख दीजिए बेटा। कोई कहे हम तो इसको एक्स में लिखना चाहेंगे, तो एक्स में लिख दो बेटा, है ना, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला, ये लिख दो आप। और कोई कहे कि हम इसमें मैट्रिक्स सेटिस्फाई करा के लिखाएंगे, तो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करवा के भी लिखवा दो, क्योंकि मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई। बस यही कि जब मैट्रिक्स लिखोगे तो आपको यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हो ना बेटा, तो सब जगह मैट्रिक्स दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आप आई लिख देते हो,
तो क्या हम आप मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हो तो सब जगह ये वाला यस और नो बोले इस पे बेटा, यस और नो बोले। बस हो गया अपना काम, अब ज्यादा थोड़ी ना कुछ करना है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे आपने ए क्यूब प्लस 9i को इधर रख लिया, आपने 3a² प्लस 2a को इधर रख लिया। अब जैसे ये ए क्यूब प्लस 9i हो गया, अब इसमें से आप a बाहर लेंगे, तो a बाहर लेंगे ना बेटा, तो पहले आप इसको ai लिख लीजिए ताकि वो सही लगेगा आपको। जैसे अब आप आपने a बाहर लिया, तो ये 3a प्लस 2i, तो वो किसी भी फॉर्म में आंसर को पूछे आपको पता होना चाहिए। करेक्ट है या नहीं है, यस नो बोलना। हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े बेटा। क्लियर हो तो यस नो बोलो बेटा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां समझे, जैसे मैं एक ये सिस्टम लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z, दो मेथड है हमारे पास, है ना। पहले हम फर्स्ट लिख लेते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड जैसे ये अपने पास सिस्टम है, ये 3x3 का सिस्टम है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल। इक्वेशन 3 1 2 3, वेरिएबल 3 एक एक्स वाई और जेड। अब इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। देखो कैसे मैं लिखता हूँ, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू d1 d2 d3। ये लिखे, ये लिखे एक ही बात है, और इसी को हम लिख देते हैं और जाके एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी, दिस इज ए, दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज, ये और ये एक ही चीज है, बस ये आपने सिंपल फॉर्म में लिखा है और इसी चीज को हमने मैट्रिक्स में लिखा है। भाई जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, तो ये यही 3 इक्वेशन बन जाएगी, इधर d1 d2 d3।
तो इस चीज को मैट्रिक्स में कुछ इस तरह लिख लेते हैं, यस और नो, इसको मैट्रिक्स में कुछ इस तरह लिख लेते हैं। अब देखो, इन तीन इक्वेशनों को वैसे तो हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? हाँ, फायदा क्या हुआ उसी की बात कर रहे हैं हम, कि भाई हम इस इक्वेशनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं कि भाई किसी भी एक या दो से वैल्यू निकाली, तीन इक्वेशन तीन अननोन है, वैसे तो अपने को सिंप्लीफाई करना आता भी है, तीन इक्वेशन तीन अननोन अपन सोल्व कर करा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए एक पैटर्न डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई एक प्रॉपर वे मिल जाए जिससे हम बिना उस तरह की कैलकुलेशन किए क्या निकाल पाए, एक्स वाई जेड निकाल पाए। तो उसके लिए एक मैट्रिक्स मेथड आया, ये लिख के डन बोलो, इसको हटाऊंगा तब फिर वो मेथड लिखूंगा बेटा, इसको हटाऊंगा तब वो मेथड लिखूंगा। हाँ, तो मैट्रिक्स मेथड क्या है वो समझो। मैट्रिक्स मेथड ये कहता है कि सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करें। सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करें। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे तो दो स्थिति आएगी, या तो वो नॉन जीरो आएगा और या तो वो जीरो आएगा। भाई मेथड ये कहता है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, जैसे वहां पे नहीं पढ़ा था क्वाड्रेटिक वगैरह में कि हम डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे आइडिया देते थे कि ये रूट कैसे निकल के आएंगे, ऐसे यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के बेसिस पे ये आइडिया देंगे कि जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे। हम डिटर्मिनेंट के बेसिस पे आइडिया देंगे कि सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो कैसे आएंगे। यस, इसका सेकंड मेथड भी है बेटा, बट अभी पहले फर्स्ट सीख ले फिर सेकंड की बात करें। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मतलब एक और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो है तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और विच इज गिवन बाय यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन आप किससे निकाल पाओगे? एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इसका प्रूफ भी मैं समझा देता हूँ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इसके प्रूफ को भी समझ लो नीचे बेटा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चूंकि अपने को ए किसके बराबर है? बी, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको दोनों तरफ। ये कितना हो जाएगा? आई। तो इसलिए हम ये कह पा रहे हैं बेटा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन किससे मिलेगा? ए इनवर्स बी से मिलेगा। सवाल भी करेंगे फिर अपन इसका भी, बट ये रूल समझाना, फिर एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी एग्जाम्पल में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो उसका मतलब होता है आइदर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। आइदर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। या तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपने इसमें ये चेक कर लिया कि इफ adjoint of A into B not equals to a zero, then no solution।
क्या ये रूल कह रहा है ये रूल ये कहता है कि इस केस में आपको आइदर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर आपने ये चेक कर लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है तो आप कंफर्म कह सकते हो कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। आप कंफर्म कह सकते हो कि नो सॉल्यूशन मिलेगा। और इसको क्यों बोला गया उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ कि अपने को पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। अपन ये जानते हैं नो। एक किसके बराबर दे रखा है, बी। एक किसके बराबर है, बी। तो अगर मैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, अब इसकी जगह मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख दूं, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना बेटा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को देखो आप। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगी, यस और नो। लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगी, यस और नो। हाँ। अब अगर मैंने कह दिया कि ये नॉन जीरो है, भाई अगर दोनों जीरो है, जीरो बराबर जीरो तो ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। जीरो बराबर जीरो तो कौन सा स्टेटमेंट बन जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा जीरो है। अगर मैंने कह दिया ये नॉन जीरो है तो राइट हैंड साइड नॉन जीरो हो जाएगी, और जीरो बराबर नॉन जीरो तो फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा, और जीरो बराबर नॉन जीरो फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। जीरो बराबर नॉन जीरो फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा तो हम क्या कहेंगे बेटा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स मेथड का नियम है। अब इसको सवाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं कल बताऊंगा, तो है ना, उससे और क्लियरिटी आएगी इस मेथड में। जब इसके सवाल करेंगे उससे हमें और क्लियरिटी आएगी, लेकिन इसके सवाल अपन कब करेंगे बेटा, अगली क्लास में करेंगे। इसके सवाल अपन कब करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा। अब होमवर्क में डीपीपी करनी है बेटा, एक डीपीपी कर लेना, है ना। शीट का होमवर्क तो कल दूंगा, डीपीपी ले लो होमवर्क में, है ना। ठीक है, आज होमवर्क नहीं दे, हाँ तो डीपीपी ले लो बेटा होमवर्क में। डीपीपी भले ही कल डिस्कस नहीं करेंगे, कल डीपीपी डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप होमवर्क में डीपीपी तो ले लो, है ना। एक डीपीपी कर लेना, डिस्कस भले ही कर नहीं करूंगा मैं, कल अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप एक डीपीपी होमवर्क में ले लीजिए बेटा। हाँ, कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म कर देंगे अपन, है ना। कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है, अच्छा मैं कर दूंगा, ग्रुप पे ऐड कर दूंगा बेटा मैसेज। चलिए ठीक है, अब मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ बेटा, कल मिलेंगे ना। मीटिंग क्लोज करता हूँ, कल मिलेंगे। ओके।